हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो फटाफट से आ जाइए, जब सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कोड ऑफ एथिक्स। आज मैं इसका क्वेश्चन सेशन जो है वो आपको करवाने वाली हूँ। तो इस टॉपिक में से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से आ जाओ, सभी बच्चे ज्वाइन कर लो, अपने साथियों को भी बुला लो, ताकि हम अपना जो सेशन है वो स्टार्ट कर सके। डिटेल में पढ़ने वाले हैं एथिक्स के साथ साथ में आज हम टोट के बारे में भी जो है अच्छे से पढ़ने वाले हैं। टोट, तो फटाफट से सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है भाई आपके सामने, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के फिर आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल कॉमनली फाउंड इन कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल्स। इसमें से कौन सा कोड ऑफ एथिक्स का प्रिंसिपल है भाई जो कि हमारे प्रोफेशन के अंदर नहीं है, या मैं बोलूँ सीधी सी बात है, इसमें से कौन सा कोड ऑफ एथिक्स का प्रिंसिपल नहीं है। आपने कोड ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, बाकी नहीं भी पढ़े तो मैं भी आपको बता दूंगी। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। ऑप्शंस हैं इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। ए, बी, सी या डी, फटाफट से आंसर करो। कौन सा पेशेवर के आचरण संहिता में सामान्यतः पाया जाने वाला सिद्धांत नहीं है। चलिए भाई, तो आंसर्स हमारे पास आए हैं, बहुत ही बढ़िया। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये कोई एथिक्स का प्रिंसिपल नहीं है, बाकी सारे प्रिंसिपल्स के अंदर ही आते हैं। जैसे कि देखो भाई, सबसे पहले आपका प्रिंसिपल आता है ऑटोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पेशेंट के राइट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पेशेंट को अपने बारे में डिसीजन लेने का पूरा पूरा अधिकार होता है। आपको पेशेंट के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। ये हमारा ऑटोनॉमी में आता है। दूसरा प्रिंसिपल आता है हमारे पास बेनिफिशंस। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है टू डू गुड टू अदर्स, दूसरों के साथ में अच्छा करना है। बेनिफिशंस का मतलब क्या होता है कि दूसरों के साथ में आपको अच्छा करना होता है, आप बुरा नहीं करेंगे, आपको अच्छा करना होता है, बेनिफिशंस। तीसरा होता है नॉन मेलफिशंस। इसका मतलब होता है डू नॉट हार्म, आपको दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, आपको दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाना है। फिर आपके पास आता है भाई जस्टिस, जिसका मतलब है कि आपको जो है न्याय करना है पेशेंट के साथ में, चाहे पेशेंट का कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, कुछ भी हो, आपको पेशेंट के साथ में न्याय करना होता है। फिर आपके पास दो प्रिंसिपल और बचते हैं, एक होता है वेरासिटी, एक होता है फाइडेलिटी। भाई फेक प्रोमिसेस नहीं करने हैं, फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करने हैं पेशेंट के साथ में, फॉल्स प्रोमिसेस पेशेंट के साथ में नहीं करते हैं। फाइडेलिटी कहता है, वीरेसिटी कहता है सच बोलना है। वीरेसिटी कहता है कि आपको सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास 6 प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमारे कोड ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल्स हैं। यहां से एग्जाम में जो है क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं। अगला, द कोड ऑफ एथिक्स फॉर लॉयर टिपिकली एम्फसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस। अब यहाँ पे वैसे मैंने लॉयर्स वाला क्वेश्चन आ गया एक, इसका मैं ही बता देती हूँ। तो प्रोमोटिंग जस्टिस एंड फेयरनेस, कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है? कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि आपको जस्टिस प्रमोट करनी है, यानी कि आपको पेशेंट के साथ में न्याय करना है और आपको सभी पेशेंट्स के साथ में फेयर रहना है, वेदर इट इज रिलीजन, मतलब वेदर इट इज रिलेटेड टू एनी रिलीजन, एनी कास्ट, एनी रेस, चाहे कुछ भी हो, आपको पेशेंट के साथ में जस्टिस रखनी है, फेयरनेस रखनी है। अगर कोड ऑफ एथिक्स को वायलेट करते हैं तो क्या होता है? आचार संहिता का उल्लंघन करने पर क्या हो सकता है? बताइए भाई, क्या हो सकता है? आपको क्लाइंट से माफी मांगनी पड़ सकती है, आपका सस्पेंशन हो सकता है, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, आपके प्रोफेशन में आपका प्रमोशन हो सकता है, या फिर टैक्स रिबेट हो सकता है प्रोफेशनल के अगेंस्ट। बताइए भाई।
क्या होगा अगर आप कोड ऑफ एथिक्स को वायलेट करते हो। देखो कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या होता है, कोड ऑफ एथिक्स का मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशंस में रहकर काम करना। आपका जो प्रोफेशन है उसके अंदर जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं उसके अंदर रहकर काम करना। रूल्स और रेगुलेशंस आपको ये बताते हैं कि आपके अकॉर्डिंग टू आपका प्रोफेशन आपके लिए क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, वो हमें जो है हमारा प्रोफेशन बताता है। तो बताइए भाई, फटाफट से इसका आंसर करिए। तो भाई आंसर्स हमारे पास आ ही गए हैं। तो अगर हम कोड ऑफ एथिक्स को वायलेट करते हैं तो उससे आपका जो प्रोफेशनल लाइसेंस है वो सस्पेंड हो सकता है, इसको ध्यान रखना। पेशेवर लाइसेंस का निलंबन या रद्द होना, इसीलिए कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स आपको ये बताता है कि आपको रूल्स और रेगुलेशंस में रह के किस तरीके से काम करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कंपोनेंट ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे एक एथिकल डिसीजन मेकिंग करने का क्या इनमें से कौन सा एक की कंपोनेंट है। कार्यस्थल पर नैतिक निर्णय लेने का एक प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए भाई। लीगल कंप्लायंस ओनली, केवल कानूनी अनुपालन, बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट एंड द पब्लिक, क्लाइंट और पब्लिक के इंटरेस्ट को बैलेंस करना, प्रायोरिटाइज करना पर्सनल गेन को पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर, या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज को इग्नोर करना। तो ऑब्वियसली भाई बैलेंस करना क्लाइंट के और पब्लिक के इंटरेस्ट को, क्लाइंट के और पब्लिक के इंटरेस्ट को बैलेंस करना एक की कंपोनेंट होता है आपकी एथिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर जब भी आप काम करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया एथिक्स का मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशंस में रहकर काम करना, वैसे ही एक टर्म आती है टोट। इसका मतलब क्या है, अगर आप रूल्स और रेगुलेशंस में रहकर काम नहीं करते हो तो उस टर्म को हम बोलते हैं टोट, यानी कि ब्रीच ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। अगर आप कोड ऑफ एथिक्स को ब्रीच कर रहे हो या फिर आप कोई भी क्रिमिनल एक्ट कर रहे हो अपने वर्क प्लेस के ऊपर, जो कि मैं अभी बताऊंगी क्या क्या होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टोट। तो टोट क्या होता है भाई, डेफिनेशन वैसे तो मैंने समझा दिया है बट बता दो इसमें से क्या होगा। कोई क्रिमिनल ऑफेंस या कोई भी ऐसा गलत काम करना जिससे दूसरों को हार्म पहुंच सकता है, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या वायलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन। तो भाई टोट का मतलब होता है दूसरों को हार्म पहुंचाना, क्योंकि हमारे रूल्स और रेगुलेशंस जो बने हुए हैं वो किस लिए बने हैं, वो इसलिए बने हैं ताकि किसी को कोई हार्म ना हो, उनके बेनिफिट, जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल्स बनाए उनके बेनिफिट के लिए बने हुए हैं, उनको हार्म ना हो इसलिए बने हुए हैं। तो अगर आप दूसरों को हार्म पहुंचा रहे हो तो वो आ जाता है फिर टोट के अंदर। टोट का मतलब होता है दूसरों को हार्म पहुंचाना। Which of the following is the type of tort that involve intentional harm to the person's reputation? अगर आप जानबूझ के किसी की रेपुटेशन को खराब करते हैं तो वो कौन से टाइप का टोट आता है। तो भाई अब यहाँ पर आपके टाइप्स ऑफ टोट स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें से क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। तो बैटरी, डिफेमेशन, ट्रेसपास या फिर कन्वर्जन, किसी की पर्सन की रेपुटेशन को खराब करना कौन से टाइप के टोट में आएगा। सारे टाइप्स बताऊंगी, सारे टाइप्स एक्सप्लेन करूंगी मैं। बैटरी, डिफेमेशन, ट्रेसपास या फिर कन्वर्जन, ए बी सी या डी। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को जानबूझकर हानि पहुंचाने वाला टोट। ए बी सी या डी। सभी बच्चे लाइक करेंगे क्लास को, जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देखते हैं, सभी बच्चे क्लास को लाइक जरूर करो। तो भाई इसको हम बोलते हैं डिफेमेशन, पूरा नाम होता है डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जानबूझ के किसी की रेपुटेशन को खराब करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कई बार एग्जांपल दिया है कि मान लो हॉस्पिटल में कई बार जब हम सर्जरीज करवाते हैं तो सर्जरी करवाने से पहले सारे टेस्ट करवाए जाते हैं। तो ऐसे ही मान लो HIV का टेस्ट भी लिखा होगा, कोई नई नई नर्स बनी होगी उसने देखा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप नर्सिंग के प्रोफेशन के अंदर आते ही हैं आपके लिए HIV बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है भी, लेकिन आपको बहुत मिथ होते हैं उसके बारे में। तो फिर आपने जब वो देखा कि भाई इसको टेस्ट लिखा हुआ है तो आप मान लोगे उसको HIV है, क्योंकि उसका टेस्ट लिखा हुआ है। और आप अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको बताओगे देखो देखो वो वाला जो पेशेंट है ना उस पेशेंट को HIV है। तो इसको बोलते हैं किसी की पर्सन की रेपुटेशन को खराब करना, इंटेंशनल हार्म करना पर्सन की रेपुटेशन को। बाकी ये जो बाकी के टाइप्स है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी।
नेग्लिजेंट एक्ट का एग्जाम्पल कौन सा है? नर्स के द्वारा नेग्लिजेंट एक्ट का एग्जाम्पल कौन सा है? जैसी दवाई बोली गई है वैसी दवाई हमने दे दी, या डाइंग पर्सन को हम इमोशनल सपोर्ट कर रहे हैं, पेशेंट की बेड की साइड रेल अप करना भूल गए जिसकी वजह से पेशेंट गिर गया, या आप मेडिकेशन एरर जो है वो सुपरवाइजर को रिपोर्ट कर रहे हो। तो देखो ये तो अच्छी बात है कि आपने मेडिकेशन एरर जो है उसको रिपोर्ट किया, इमोशनल सपोर्ट देना भी अच्छी बात है, मेडिकेशन भी हम जैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसी हिसाब से हमें देनी होती है, बट दिस इज रॉन्ग। अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ आपकी नेग्लिजेंस की वजह से पेशेंट को हार्म हुआ, क्योंकि पेशेंट नीचे गिर गया, तो आपकी नेग्लिजेंस की वजह से उसको हार्म हुआ है। तो पेशेंट के बेड के साइड रेल्स अप करना भूल गए जिसकी वजह से पेशेंट गिर गया, ये आपका नेग्लिजेंस है। तो इसको हम बोलते हैं नेग्लिजेंस के अंदर लापरवाही करना, नेग्लिजेंस करना। इनमें से इंटेंशनल टोट कौन सा है? गलत दवाई देना गलती से, पेशेंट को टर्न करना भूल गए जिसकी वजह से उसको बेड सोर हो गए, किसी भी पेशेंट को उसकी आज्ञा के बिना इंजेक्शन लगाने की धमकी देना, या पेशेंट के वाइटल साइंस को डॉक्यूमेंट ना करना। तो इंटेंशनल टोट कौन सा हुआ इसमें से? इंटेंशनल का मतलब होता है इरादतन टोट, यानी जानबूझकर की जाने वाली गलती। तो देखो पहली जो स्टेटमेंट है ना, लास्ट में लिखा है एक्सीडेंटली, यानी कि गलती से हो गया वो, तो गलती से गलत दवा दी ना, जानबूझ के नहीं दी, गलती से दी, तो ये तो नहीं हो सकता। फेलिंग टू टर्न अ पेशेंट, पेशेंट को टर्न करना भूल गई, ये आपकी लापरवाही हो सकती है, ठीक है। थ्रेटनिंग, यहां पर तुम डरा रहे हो पेशेंट को, तो किसी भी पेशेंट को हम जानबूझ के डराते हैं, किसी भी पेशेंट को हम जानबूझ कर डराएंगे। पेशेंट के वाइटल्स रिकॉर्ड ना करना, दिस इज ऑल्सो योर लापरवाही, ठीक है। तो आप पेशेंट को डरा रहे हो इंजेक्शन देने के लिए, तो और इसको हम बोलते हैं बैटरी। किसी पेशेंट को डराना या धमकाना इज नोन एज बैटरी, जो कि इंटेंशनल टोट का टाइप है। तो इंटेंशनल टोट का मतलब होता है किसी को जानबूझ के डराना या धमकाना, जिसके अंदर एक टाइप आता है इसका बैटरी। जानबूझकर डराना या धमकाने का मतलब होता है आपका बैटरी। अ नर्स फिजिकली रिस्ट्रेन अ पेशेंट विदाउट द फिजिशियन ऑर्डर, फिजिशियन के ऑर्डर के बिना आपने पेशेंट को जबरदस्ती बांध के रखा हुआ है। अब इसको क्या बोलेंगे? नेग्लिजेंस, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, बैटरी या ब्रीच ऑफ ड्यूटी? सभी बच्चे आंसर करेंगे ए, बी, सी या डी। नर्स ने बिना चिकित्सक के आदेश या जायज वजह के रोगी को शारीरिक रूप से बांध दिया, इसे किस प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है? ए, बी, सी या डी? तो भाई इसके अंदर तुम जानबूझ के किसी पेशेंट को बांध के रख रहे हो, तो ये आता है आपका बैटरी के अंदर। एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, एक सेकंड, है ना। ये बैटरी में नहीं, इसको हम बोलते हैं असॉल्ट। ये असॉल्ट में आता है, डराना या धमकाना, डराना धमकाना, ये असॉल्ट में आता है। बैटरी के अंदर टचिंग आ जाती है, बैटरी के अंदर आ जाता है इंटेंशनली टचिंग, इंटेंशनली टचिंग ऑफ पेशेंट। सही कह रहे थे तुम, बैटरी के अंदर इंटेंशनली टचिंग आएगा, यू आर राइट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो बैटरी के अंदर हम क्या करते हैं कि पेशेंट को हम बिना उसके कंसेंट के उसको टच करते हैं, तो वो आता है बैटरी के अंदर। और असोल्ट का मतलब होता है डराना या धमकाना। तो ये दोनों ही इंटेंशनल टोट के ही टाइप्स है। तो यहाँ पर किसी पेशेंट को डराया जा रहा है उसके इंजेक्शन देने के लिए, तो इसको हम असोल्ट बोलेंगे। जब हम पेशेंट को, जैसे जो क्वेश्चन था उसमें आप पेशेंट को जानबूझ के बांध रहे हो, तो बांधने के लिए आपको टच करना पड़ेगा, आप पेशेंट के कंसेंट के बिना उसको छू रहे हो, उसको बांध रहे हो, तो वो आपका किस में आएगा? वो आपका बैटरी के अंदर आएगा। करेक्ट है भाई, करेक्ट है, सबने करेक्ट बताया।
तो ये आता है आपका बैटरी के अंदर, जिसके अंदर हम पेशेंट की परमिशन के बिना पेशेंट को टच करके और उसको बांध रहे हैं, तो ये आपका बैटरी में आएगा। करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया भाई। ठीक है, इंटेंशनली टचिंग ऑफ पेशेंट, आप पेशेंट को इंटेंशनली टच कर रहे हो बिना उसके कंसेंट के, चाहे आप फिजिकल रिस्ट्रेंट करो, चाहे आप वैसे टच करो, जैसे मर्जी करो, दिस इज रॉन्ग। पेशेंट के कंसेंट के बिना उसको टच करना इज रॉन्ग, दिस इज नोन एज बैटरी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय अ नर्स कुड बी कंसीडर्ड डिफर्मेशन, इनमें से नर्स ऐसा कौन सा काम करेगी जिसको हम बोलेंगे कि डिफर्मेशन। भाई पेशेंट की कंडीशन में कोई चेंज आया और उसको उसने रिपोर्ट नहीं किया, पेशेंट के डायग्नोसिस को चार्ट में रिपोर्ट डॉक्यूमेंट कर दिया, दूसरे स्टाफ को बोलना कि इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जबकि उसने उस बारे में कोई रिसर्च नहीं करी, या दवाई लेट देना। तो ये मैंने तुम्हें अभी इसका एग्जाम्पल दिया था, और जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वही ऑप्शन यहाँ तुम्हें दिख रहा है। पेशेंट दूसरे स्टाफ को बोल देना भाई इस पेशेंट को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, हालांकि उसने कोई जानने की कोशिश नहीं करी कि सच में उसको है भी कि नहीं, ये नॉर्मल ऐसे ही टेस्ट लिखा हुआ है। तो दूसरे स्टाफ को ऐसे ही बोल देना कि भाई इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो ये आपका किस में आता है, ये आपका आता है डिफर्मेशन के अंदर। बिल्कुल, इसमें क्या हो रहा है, इसमें पेशेंट की रेप्यूटेशन को खराब किया जा रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट। डिफर्मेशन का मतलब होता है फॉल्स स्टेटमेंट देके पेशेंट की रेप्यूटेशन को खराब करना। अ नर्स हु डिस्कस अ पेशेंट्स कंडीशन इन अ पब्लिक एरिया, अगर कोई नर्स पेशेंट की कंडीशन को पब्लिक एरिया में डिस्कस कर रही है तो उस पर क्या चार्जेस लगेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के, असॉल्ट के, या फ्रॉड के। तो देखो असॉल्ट का मतलब तो मैंने आपको बताया दिया, असॉल्ट का मतलब तो डराना धमकाना होता है, थ्रेटनिंग। ठीक है, फ्रॉड का मतलब तो अलग ही हो गया है ना, फ्रॉड करना, किसी के किसी के पैसे लेके भाग जाना, फ्रॉड, दिस इज डिफरेंट थिंग। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका बना हुआ था, आपने उसका उल्लंघन करा, आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, आपने उसको फॉलो नहीं करा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है, आपने फॉलो नहीं करी, आपने तोड़ दी। तो बचा क्या है आपके पास, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, किसी की गोपनीयता का उल्लंघन करना। आप किसी भी पेशेंट की कंडीशन के बारे में पब्लिक एरिया में डिस्कस कर रहे हो, इसका मतलब आप उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हो, यानी कि आप उसकी गोपनीयता, उसकी निजता, नीचता मतलब भी प्राइवेसी ही होती है, तो उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। बहुत ही बढ़िया। तो भाई ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि एग्जाम में इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। बाकी मैं इस टॉपिक के बारे में तुम्हें एक छोटा सा जो है ओवरव्यू भी देने वाली हूँ, तो ध्यान से सभी बच्चे सुन लेना। तो सबसे पहले मैंने कोड ऑफ एथिक्स के बारे में तो आपको बता ही दिया कि कोड ऑफ एथिक्स जो है वो क्या होता है। तो कोड ऑफ एथिक्स होता है जिसमें हमें राइट एंड रॉन्ग के बारे में बताया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस में रह के काम कैसे करते हैं। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो उसको हम बोलते हैं टोट। टोट का मतलब क्या होता है, जहां पर आपने जो कोड ऑफ एथिक्स थे उनको तोड़ा है, कोई क्रिमिनल एक्ट किया है, आपने प्रिंसिपल्स का उल्लंघन किया है, जो कोड ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल्स है आपने उनको वायलेट किया है, तो उन सभी केसेस में हम उसको बोलते हैं टोट। टोट जो है भाई वो 3 टाइप्स का होता है। अब बता दो फटाफट कौन कौन सा होता है, क्योंकि ये टॉपिक मैं कई बार पढ़ा चुकी हूँ, अब तो गलती की गुंजाइश नहीं है, तो बता दो फटाफट। टोट जो है वो 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, पहले इसके टाइप्स बताओ फिर सब टाइप्स पे बात करेंगे। वेरी गुड। तो भाई एक होता है इंटेंशनल टोट, सबसे पहले आता है आपके पास इंटेंशनल टोट। तो वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, इंटेंशन यानी जानबूझ के कर रहे हैं हम, ये चीज हमें मजा आ रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंटेंशनल टोट। बहुत ही बढ़िया। एक आता है आपके पास क्वाजी इंटेंशनल। भाई शुरू शुरू में मुझे नहीं पता था कि जो मैं काम कर रही हूँ वो गलत है, लेकिन जब मुझे पता चला मैं तब भी उसको करती रही क्योंकि मुझे मजा आने लगा। इसको हम बोलते हैं क्वाजी इंटेंशनल। शुरुआती दौर में इंसान को नहीं पता होता है कि जो वो कर रहा है दैट इज रॉन्ग, लेकिन जब उसको पता लग जाता है कि दैट इज रॉन्ग, फिर भी वो उसको स्टिल कंटिन्यू रखता है करना, तो उसको बोलते हैं क्वाजी इंटेंशनल टोट। फिर आता है आपके पास अनइंटेंशनल।
भाई जानबूझ कर नहीं करा, बस हो गया गलती से, जानबूझ के नहीं किया, हमारी लापरवाही के कारण हो गया, है ना, गलती से हो गया। तो गलती से हो जाना इज नोन एज अनइंटेंशनल टोट। तो ये 3 टाइप के टोट आते हैं। अब यहाँ से टोट से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसके सब टाइप से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसके सब टाइप्स भी आपको अच्छे से आने चाहिए। तो जहां तक बात करते हैं सबसे पहले इंटेंशनल टोट की, तो इंटेंशनल टोट में आपके पास क्या क्या आते हैं भाई, 3 चीजें आती है, असॉल्ट, बैटरी एंड डिफेमेशन। असॉल्ट का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया, किसी को डराना, धमकाना, मारने की धमकी देना, इंजेक्शन लगाने के लिए मारने की धमकी देना, एक्सरे के लिए कि भाई मैं कोई बॉडी डैमेज कर दूंगा, ऐसा करके कोई भी अपनी बात मनवाने के लिए पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई भी धमकी देना, पेशेंट दवाई नहीं लेना तो उसके साथ जबरदस्ती उसको धमकी देना इंजेक्शन के लिए, वो सारी चीजें आपकी असॉल्ट में आ जाती है। तो बेसिकली इसमें आपका क्या आ जाता है, डराना, धमकाना, ये आपका असॉल्ट में आता है। बैटरी के अंदर क्या आता है, जब आप पेशेंट को बिना उसकी मर्जी के टच कर रहे हो, यानी कि जानबूझ के पेशेंट को छूना बिना उसकी मर्जी के, तो वो आ जाता है आपका बैटरी के अंदर। ठीक है, तो बैटरी से पहले हमेशा असोल्ट होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप डायरेक्ट पेशेंट को टच कर रहे हो, पहले आप उसको डराते धमकाते हो फिर आप उसको टच करते हो। तो पहले असॉल्ट होता है फिर बैटरी होती है। डिफेमेशन जो मैं कई बार बता चुकी हूँ, रेपुटेशन को खराब करना, किसी की रेपुटेशन को खराब करना, जैसे मैंने आपको HIV वाला एग्जांपल दिया। अब आप किसी की भी रेपुटेशन को 2 प्रकार से खराब कर सकते हो, चिट चैट करके कर लो या मुंह से बोल के फोन पे बात करके कर लो, कैसे भी कर लो। जब आप बोल के किसी की रेपुटेशन को खराब करते हो तो उसको हम बोलते हैं सिलेंडर, और जब आप लिख के खराब करते हो बाय राइटिंग तो उसको हम बोलते हैं लाइबल। जब आप लिख के खराब करते हो, जब आप बोल के खराब करते हो तो उसको हम बोलते हैं सिलेंडर, जब आप लिख कर खराब करते हो तो उसको हम बोलते हैं लाइबल। फिर बात करते हैं भाई क्वाजी इंटेंशनल की, तो मैंने आपको बता दिया कि ये होता क्या है। इसमें आता है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, जब आप किसी की गोपनीयता को भंग करते हो तो इसमें आता है आपका इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। क्वाजी इंटेंशनल में सबसे फर्स्ट आपके पास क्या आएगा, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, जैसे कि किसी के पर्सनल मैटर में घुसना, घुसे तो घुसे, सजेशंस देना, पेशेंट की फोटोज क्लिक करना, वीडियोस बनाना, ये सारी चीजें आपकी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के अंदर आती है कि आप किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये आपका क्वाजी इंटेंशनल में आता है। दूसरा आता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, बेफिजूल में बांध के रखना, जबरदस्ती किसी को रोक के रखना, हिंदी में बोलते हैं झूठी कैद, जबरदस्ती किसी को रोक के रखना, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तीसरा आता है मैलिस, पब्लिक में झूठी अफवाह फैलाना, जब भी कोई भी हादसा होता है तो उस हादसे का लेवल इतनी जल्दी नहीं पता लगता है ना, कोई टाइम लगता है भाई क्या हुआ है कैसे हुआ उसको जानने में, लेकिन तुम देखना अफवाह कितनी जल्दी फैल जाती है पूरे जग जहान में कि इतना ये हो गया इतना, हालांकि उस इवेंट की उतनी इंटेंसिटी होगी नहीं जितनी अफवाह फैल जाती है। कभी किसी के डेथ के र्यूमर्स फैल जाते हैं, कभी कोई र्यूमर फैल जाता है, तो पब्लिक में इस तरीके की जो झूठी इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है उसको हम बोलते हैं मेलिस, फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड अमंग पब्लिक। तो ये आपके आते हैं किसमें, क्वाजी इंटेंशनल के अंदर। फिर तीसरा आपके पास आता है भाई अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल, अब ये जो होता है ये किस वजह से होता है, ये होता है हाई वर्कलोड की वजह से। भाई वर्कलोड इतना ज्यादा था कि आप कुछ चीजें भूल गए करना, या खुद ही इतने आलसी हैं भाई करे क्या, या फिर गलती से हो गया। तो इसमें 2 चीजें आती है, एक आता है नेग्लिजेंस, एक आता है माल प्रैक्टिस। तो अनइंटेंशनल जो है इसमें आता है नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस, ये 2 चीजें आती है भाई। अब नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, आप स्टैंडर्ड केयर को फॉलो नहीं कर रहे हो, जो एक प्रोसीजर बना हुआ है किसी भी चीज को करने का, यू आर नॉट फॉलोइंग इट, आप एक स्टैंडर्ड केयर फॉलो नहीं कर रहे हो, यानी कि जो 6 राइट्स होते हैं पेशेंट केयर के, यू आर नॉट फॉलोइंग दैट। इसमें 2 चीजें आती है, एक्ट ऑफ कमीशन, एक्ट ऑफ ओमिशन। इसमें 2 चीजें आती है, एक्ट ऑफ कमीशन एंड एक्ट ऑफ ओमिशन। तो जैसे कि पेशेंट के पेट में ही स्काल्पल छोड़ दिया, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये कमीशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा आपको बोला था 8 सूचर लगाओ, आपने 5 ही लगाए, ये किसका एग्जाम्पल है, ये है एक्ट ऑफ ओमिशन का। तो भाई ये देखो, एक्ट ऑफ ओमिशन, एक्ट ऑफ कमीशन, ये आते हैं आपके नेग्लिजेंस के अंदर। तो ओमिशन का मतलब फेलिंग टू डू समथिंग दैट यू आर सपोज टू डू, आपको जो करना चाहिए था आपने वो चीज नहीं करी,
जो चीज आपको करनी चाहिए थी वो चीज आपने नहीं करी, इसको बोलते हैं ओमिशन। जो करना था वो नहीं किया, जैसे भाई आपको 8 सूचर लगाने चाहिए थे बट आपने 5 ही लगाए, तो इसको हम बोलेंगे एक्ट ऑफ ओमिशन। कमीशन का मतलब डूइंग समथिंग दैट शुड यू नॉट, वो करना जो तुम्हें करना ही नहीं चाहिए था। यहां तो क्या है, जो करना था वो किया ही नहीं, यहां पे वो कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस? ओमिशन में क्या है, जो करना था वो नहीं किया, और यहां जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। यहां जो करना चाहिए था वो किया नहीं, और यहां जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो भाई तुम्हें पेट में स्काल्पल नहीं छोड़ना चाहिए था पर छोड़ दिया, नहीं छोड़ना चाहिए था ना पर छोड़ दिया। 8 सूचर लगाने चाहिए थे पर 5 ही लगाए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ एक्ट ऑफ कमीशन। ठीक है, तो ओमिशन का मतलब क्या हुआ कि डूइंग नॉट डूइंग समथिंग, जो करना चाहिए था वो नहीं किया, और ओमिशन का मतलब होता है जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। तो ये दोनों आपके नेग्लिजेंस के अंदर आते हैं। फिर आता है माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस, इसमें क्या होता है कि नर्स जो है वो अपनी ड्यूटीज जो है वो ढंग से कैरी नहीं करती। नर्स अपनी ड्यूटी को ढंग से कैरी नहीं करती है, टाइम पे नहीं करती है। इसमें रीजन ये हो सकता है कि जो नर्स है उसके अंदर प्रोफेशनल स्किल्स जो है वो लेक कर रही है, नर्स के अंदर प्रोफेशनल स्किल्स की कमी है, जिसके कारण वो अपनी ड्यूटीज जो है उसको टाइम पर नहीं कर रही है। जैसे कि आप इसमें डिफरेंस भी देख सकते हो, मैंने इसमें डिफरेंस भी, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और फेलियर टू परफॉर्म ड्यूटी, अपनी ड्यूटीज जो है वो ढंग से नहीं कर रही है। ये किस वजह से हो सकता है, उसके अंदर स्किल्स की कमी है, उसकी प्रैक्टिस जो है वो प्रॉपर नहीं है, या इंटेंशनल जानबूझ के भी कर सकती है। जैसे सेम एग्जांपल है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो पेशेंट के एब्डोमेन में ही छोड़ दिया, तो ये आपका माल प्रैक्टिस के अंडर ही आता है। ठीक है भाई, तो ये था भाई आपका आज का टॉपिक, कोड ऑफ एथिक्स। तो मैंने आपको इसकी थ्योरी भी दोबारा बता दी है, और साथ में क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए हैं कि इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से आते हैं। नेग्लिजेंस का मतलब होता है आप स्टैंडर्ड केयर फॉलो नहीं कर रहे हो। एक जो स्टैंडर्ड केयर फॉलो करने का तरीका होता है, यू आर नॉट फॉलोइंग दैट स्टैंडर्ड केयर वाला फंडा। और माल प्रैक्टिस का मतलब होता है मिसकंडक्ट करना, यानी कि अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर स्किल्स की कमी है, आपकी प्रैक्टिस ढंग की नहीं है, जिस वजह से आप फॉलो नहीं कर रहे। माल प्रैक्टिस कैन इंक्लूड नेग्लिजेंस, इसीलिए इसके अंदर सेम एग्जांपल आया है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वाला। बाकी इसमें आप 2 चीजें याद रखना, आपका एक्ट ऑफ ओमिशन और एक्ट ऑफ कमीशन से एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो आपको याद रखना है कि भाई ओमिशन का मतलब तो है जो करना चाहिए था वो नहीं किया, 8 सूचर लगाने थे 5 ही लगाए, और कमीशन का मतलब है जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया, पेट में स्काल्पल नहीं छोड़ना चाहिए था पर छोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक था भाई, जिसमें मैंने आपको टोट के तीनों टाइप्स बता दिए हैं, इंटेंशनल, क्वाजी इंटेंशनल और इंटेंशनल। इंटेंशनल में क्या क्या आएगा, असॉल्ट, बैटरी एंड डिफेमेशन। फिर आपके पास आता है क्वाजी, क्वाजी के अंदर क्या आएगा, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड मैलिस। और फिर आपके पास है अनइंटेंशनल, जिसमें आता है आपका नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया, क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये भी आपको पता लग गया है। एक बार फटाफट से सभी बच्चे कमेंट कर दो, फटाफट से सभी बच्चे कमेंट करो, सेशन कैसा लगा आपको, टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आया है, टॉपिक आपको पूरा क्लियर हो गया है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही बढ़िया भाई, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, टॉपिक्स को रिवाइज भी करते रहा करो ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। तो टॉपिक्स को रेगुलरली रिवाइज करते रहा करो, हमेशा मैं बोलती हूँ साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहा करो, ताकि आपको चीजें जो है वो लंबे टाइम तक याद रहे। हाँ जी, तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करना है कि आपको क्लास कैसी लगी है। जो भी बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं उनको भी वीडियो को लाइक करना होता है। यार इतनी कंजूसी क्यों करते हो तुम लाइक्स में, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। तो भाई लाइक कर दिया करो सभी बच्चे क्लास को, क्या ही जाएगा है ना, लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। और अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि भी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप कौन सा पढ़ना चाह रहे हो, किस पे आप एमसीक्यू चाह रहे हो करना, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी लेक्चर कैसा लगा है ये आपको ज़रूर से बताना। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इसी तरीके से अगर आप अपना सिलेबस हमारे साथ करना चाहते हो, आपको गाइडेंस की जरूरत है, आप तैयारी करने बैठे हो बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से शुरू करें, या आपके पास कंटेंट ही नहीं है कि यार पढ़ना तो है पर मेरे पास कंटेंट नहीं है,
किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है, हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप हमारे साथ हमारे बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे और आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट जो होगी आपको उस पर क्लिक करना है, इधर ऑल कोर्सेज पर जाना है और इधर नीचे नर्सिंग पे जाओगे। जैसे ही नर्सिंग पे जाओगे आपको यहाँ पर सारे बैचेस शो हो जाएंगे। अब दो चीजें हैं, या तो आप जिस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप उस बैच में एनरोल कर लो, या फिर अगर ऐसा है आपको पता है बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो आने वाली है, आती रहती हैं, आएंगी, निकली हुई है, तो कितने बैचेस में एनरोल करोगे, इससे अच्छा है अपना एक ही बैच ले लो, नर्सिंग महापैक, जो सबसे ऊपर तुम्हें दिखेगा नर्सिंग महापैक। इस बैच की खासियत यह है कि इस बैच के अंदर आपके सारे एग्जाम्स इंक्लूडेड हैं, जो आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, सब कुछ इंक्लूडेड है। 1 पैक फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम, एक ही पैक है सभी नर्सिंग एग्जाम के लिए। तो उसके लिए आपको करना है, आपको प्राइस शो हो रहा है, आप यहां से बाय नाउ करना, और जैसे कि आप प्राइस देख रहे हो 3635 शो हो रहा है, आप यहाँ पे एक कूपन कोड लगा देना YT05। तो जो भी प्राइस शो हो रहा होगा उसमें आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। तो YT05 जैसे ही लगाओगे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ आपको प्राइस में मिल जाएगा। जो भी प्राइस आपको शो हो रहा होगा उसमें आपको ऑफ मिल जाएगा। तो याद रखना, किसी भी बैच में इनरोल करना हो तो कूपन कोड लगा सकते हो YT05, इससे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाता है। इन बैचेस के अंदर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, PDF नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, मेंटोरशिप मिलती है, यूट्यूब पे MCQ सेशंस करवाए जाते हैं जिसकी PDF आपको प्रोवाइड की जाती है, प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना पसंद है उस लैंग्वेज में आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है। तो बेसिकली सारी चीजें आपको इसमें प्रोवाइड करने की हम पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, तो आप कॉल पे भी बात कर सकते हो, जिसके लिए मैं आपको नंबर बता देती हूँ। तो बैचेस में अगर इनरोल करना है और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9240231061। आप इस पे भी कॉल करके बात कर सकते हो। तो इनरोल करने के लिए कूपन कोड लगाना मत भूलना फॉर द एक्स्ट्रा डिस्काउंट। थैंक यू सो मच।